हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है सेकंड लेक्चर्स है मोशन का, मोशन 1.3। ठीक है, मोशन 1.3 है हमारे पास। सेकंड लेक्चर है इसका एसएससी पार्ट 1 के लिए। ठीक है, और 1 के लिए आईजीसीएसई फर्स्ट लेवल के लिए। ठीक है, अच्छा चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। 10 एमसीक्यूज़ जो है, फर्स्ट 10 एमसीक्यूज़ जो हैं वो फर्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व किए हैं। जिसने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाकर मोशन 1.3 पर जाकर फर्स्ट जो वीडियो है लेक्चर 1 है वो देख सकता है। आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व करेंगे। आज हम क्या करेंगे, 20 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इस लेक्चर के अंदर। अच्छा, इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं वो रिपीटिंग हैं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं बहुत सारे। विच प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी रिजल्ट फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन इट्स मास। बोलते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी, बॉडी की कौन सी प्रॉपर्टी जो रिजल्ट होती है किसका, ग्रेविटेशनल फील्ड इफेक्ट का रिजल्ट होती है ऑन इट्स मास, मास पर। तो हम जानते हैं कि वो क्या होता है, द वेट ऑफ द बॉडी। ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। आ मैन स्टैंड नेक्स्ट टू आ रेलवे ट्रैक। एक रेलवे ट्रैक पर एक आदमी खड़ा है और उसके पास से रेल गुजर रही है। ठीक है। अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 40 मीटर पर सेकेंड टेक्स 2 सेकेंड टू पास द मैन। तो ट्रेन क्या होती है, उस आदमी के पास से गुजरने में 2 सेकंड लगाती है। यानी जब उसका फर्स्ट उसकी जो इंजन है वो पहुंचता है आदमी को, तो फिर वहाँ से टाइम नोट किया जाता है। तो पूरी रेल जब क्रॉस करती है आदमी को तो 2 सेकंड लगते हैं उसको क्रॉस करने में। ठीक है, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक क्रॉस करती है। अब पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की लेंथ क्या होगी। अच्छा स्टूडेंट, अगर हमने इस टाइम में ये फाइंड कर लें कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है तो वो वही क्या होगी, एक्चुअल में उसकी लेंथ होगी। तो अब हमारे पास स्पीड क्या है, 40 मीटर पर सेकंड है और टाइम क्या है, 2 सेकंड। तो उसकी लेंथ फाइंड करने के लिए एक्चुअल में हम लेंथ डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन 2 सेकंड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फार्मूला क्या होगा, S इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है, तो अब वी कितना है हमारे पास, 40 है, टाइम क्या है 2 सेकंड, 40 मल्टीप्लाई बाय 2 80। तो ये 80 मीटर क्या होगी, लेंथ होगी ट्रेन की। जो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या है, डी है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप देखें, विच क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की इक्वल कौन सी क्वांटिटी, यानी नीचे हमारे पास 4 क्वांटिटीज गिवन है। अब कहते हैं कि उसमें कौन सी क्वांटिटी जो है वो हमारे पास एक्सेलरेशन की इक्वल है। एरिया अंडर अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के जो हमारे पास एरिया होता है, ज़ाहिर है वो तो कोई भी किसी भी क्वांटिटी की इक्वल नहीं होता। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर हम ग्रेडियंट निकालें तो स्पीड आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड। ठीक है, अब आता है एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ में जो हम एरिया निकालते हैं, एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, कल वाले एमसीक्यूज में भी हमने सॉल्व किया था, वो हमें देता है डिस्टेंस। ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वो हमें क्या देता है, स्पीड देता है। ठीक है, ये स्पीड की इक्वल, एक्सेलरेशन की इक्वल नहीं है। ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्पीड टाइम ग्राफ यानी स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड ओवर टाइम, ये हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारे पास, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑन द मून ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल विद सेम एक्सेलरेशन, विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन दिस। बोलते हैं कि मून की सरफेस पर तमाम के तमाम जो ऑब्जेक्ट हैं वो फॉल करते हैं, सेम एक्सेलरेशन के साथ फॉल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी सेम होगी। ठीक है, विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स दैट, कौन सी स्टेटमेंट एक्सप्लेन करती है इसको। अब हमारे पास ए है, ऑन द मून ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम वेट, गलत। तमाम ऑब्जेक्ट का वेट सेम नहीं होगा, क्योंकि मास जो होता है वो, वेट जो होता है वो डिपेंड करता है मास पे। अगर मास किसी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होगा तो वेट भी क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि फार्मूला हमारे पास वेट का क्या होता है, W इज़ इक्वल टू एम जी। ठीक है, जी तो सेम रहा होगा किसी भी प्लैनेट की सरफेस पे, लेकिन एम अगर बढ़ेगा तो वेट बढ़ जाता है। तो तमाम ऑब्जेक्ट का वे मास तो एक जैसा नहीं होगा ना, तो वेट भी एक जैसा नहीं हो सकता। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, गलत। सेकंड देखें, द मून हैज़ अ स्मॉलर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ देन अर्थ। अर्थ के मुकाबले में मून पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो कम होती है, बिल्कुल कम होती है, लेकिन ये बात इसको एक्सप्लेन नहीं करती कि वो सेम एक्सेलरेशन से क्यों आ रहा है। तीसरा अगर आप देखें, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास।
वेट जो होता है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस एमसीक्यूज़ में जो पूछा गया है और जो इसका ऑप्शन सही है, ये जो हमारे पास सी वाला ऑप्शन है या बी वाला ऑप्शन है, दोनों सही है। लेकिन मास और वेट एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या किस चीज़ की बात हो रही है? सेम एक्सेलरेशन का मतलब है कि जी कांस्टेंट है। यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि जी का ताल्लुक किसके साथ होता है? वेट और मास के साथ होता है। अगर जी कांस्टेंट है तो फिर मास वेट हम कैसे निकाल लेंगे? डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, ऐसे निकालेंगे हम। जी कांस्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं डब्ल्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। ठीक है ना, ये एक दूसरे का। तो ये जो सी वाला ऑप्शन है ये क्या है? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, स्पीड टाइम ग्राफ इज यूज टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच क्वांटिटीज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ एंड फ्रॉम द एरिया अंडर द ग्राफ। भाई ग्रेडियंट से और एरिया अंडर द ग्राफ से हमें क्या क्या चीज़ मिलेंगी? आप देखेंगे ग्राफ किस चीज़ का है? स्पीड टाइम ग्राफ है। तो स्पीड टाइम ग्राफ को अगर हमने बनाया तो ये स्पीड है, ये टाइम है। तो ग्रेडियंट में का मतलब है कि स्पीड अपॉन टाइम, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। और एरिया अंडर द ग्राफ, यहाँ पर जब हम एरिया निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाता है। ठीक है। तो ग्रेडियंट से हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। और हमारे पास जो एरिया अंडर द ग्राफ हमें क्या देगा? डिस्टेंस देगा। ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। तो ग्रेडियंट हमें एक्सेलरेशन देगा और एरिया हमें डिस्टेंस। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ स्काई डाइवर जम्प्स फ्रॉम एन एरोप्लेन एंड फॉल्स टूवर्ड द अर्थ। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन द स्काई डाइवर हैज़ रीच्ड टर्मिनल वेलोसिटी? ठीक है। स्काई डाइवर जो जंप करता है तो वो पैराशूट की मदद से करता है। और आपको पता है कि पैराशूट वो किस लिए यूज़ करता है? एयर रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि वो फोर्स के साथ आकर स्ट्राइक ना करे इस अर्थ पर, ताकि उसके अंदर जो चोटें वगैरह उसको जख्म वगैरह आएंगे फिर ज़्यादा आएंगे अगर पैराशूट यूज़ नहीं करेगा। तो पैराशूट क्या करता है? एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, लगाता है। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है? वेट होता है। और फिर एक टाइम ऐसा होता है कि एयर रेजिस्टेंस उसकी मोशन के साथ साथ इंक्रीज़ होती रहती है। फिर टाइम आता है कि उसकी ये डाउनवर्ड जो फोर्स है और अपवर्ड फोर्स इक्वल हो जाती है और वो टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करता है। और हम जानते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी को कहते हैं, यानी जहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाए। ठीक है। अब देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। द स्काई डाइवर स्पीड इज डिक्रीजिंग। स्पीड क्या होती है? डिक्रीज नहीं, कांस्टेंट होना चाहिए। द स्काई डाइवर स्पीड इज इंक्रीजिंग, गलत। द स्काई डाइवर इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, तो ये क्या है हमारे पास? ठीक है। डी वाला क्यों गलत है? क्या कहते हैं? द स्काई डाइवर्स स्पीड इज जीरो। तो स्काई डाइवर की स्पीड जीरो, जीरो स्पीड नहीं है क्योंकि वो मूव कर रहा है, रेस्ट पोजीशन में नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, अ टेनिस बॉल फॉल्स फ्रॉम द अपस्टेयर्स विंडो ऑफ अ हाउस। ऊपर वाली विंडो से क्या होती है? फॉल करती है। व्हाट कैन बी सेड अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इफ एयर रेजिस्टेंस इज इग्नोर्ड? अगर हम क्या करें, एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें तो एक्सेलरेशन के बारे में क्या कहा जा सकता है? इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द बॉल, डेंसिटी पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉल, मास के बॉल के मास पे डिपेंड कर रहा है। इट इंक्रीजेज एज द बॉल फॉल्स, जैसे जैसे वो गिरता है तो उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है। इट स्टेज द सेम एज द बॉल फॉल्स, यानी इट रिमेन्स सेम। ठीक है, सेम रहता है। तो सेम रहता है क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। उसकी वजह ये होती है कि जो ज़मीन है फोर्स लगा रही है वो फोर्स कॉन्स्टेंटली लगा रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी पॉइंट पे फोर्स ज़्यादा लगा रही है, किसी पॉइंट पे फोर्स कम लगा रही है। तो इस वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 18, अ कार ज्वाइंस अ रोड एट अ स्पीड ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेट एट 4.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड। एक कार क्या करती है? रोड पे मतलब ज्वाइन करती है, मतलब रोड पे एंट्री करती है 14 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, एंड एक्सेलरेट होती है, यानी उसका एक्सेलरेशन है 4.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने टाइम के लिए? 5 सेकेंड के लिए। अब ये कहते हैं कि व्हाट इज़ द फाइनल स्पीड ऑफ द कार, फाइनल स्पीड फाइंड करनी है। और हम जानते हैं फाइनल वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन इन द क्वेश्चन इज 14 मीटर पर सेकेंड, 14 प्लस एक्सेलरेशन इज 4 मल्टीप्लाई बाय टाइम इज 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, 20 प्लस 14 34।
तो फाइनल वेलोसिटी विल बी 34 मीटर पर सेकेंड। 34 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 34 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 19, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 8.8 न्यूटन पर केजी ऑन वेनस, द प्लेनेट इज वेनस एंड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज देयर इज 8.8 एंड 3.8 न्यूटन पर केजी ऑन मार्स, ठीक है, एंड द अदर प्लेनेट इज मार्स वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 3.8, ठीक है। दो अलग अलग प्लेनेट हैं, वेनस और मार्स, दोनों पे अलग अलग वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को जी से ही शो करते हैं हम लोग। वेनस के लिए मैं वी लिख लेता हूँ, 8.8 है, और जो मार्स है उसके लिए मैं जी एम लिख लेता हूँ, वहाँ पर कितना है, 3.8 है, ठीक है। अब आगे कहते हैं एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ वेट ऑफ 42 न्यूटन ऑन वेनस, वेनस पर 42 न्यूटन उसका वेट है। तो वेट यहाँ पे हम लिख लेंगे, कितना है भाई, 42 न्यूटन, यहाँ का वेट नहीं गिवन। व्हाट आर द मास एंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मार्स, मार्स पर क्या होगा, वेट क्या होगा उसका, और उसका मास क्या होगा, ये दो चीज़ें हमने क्या करनी है, बतानी है। अब पहले इसका मास यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो मास क्या आ जाएगा, मास का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, m इज़ इक्वल टू, तो W डिवाइडेड बाय जी, क्योंकि एम जी इधर क्या होता है, W इज इक्वल टू एम जी होता है, एम जी, तो जी इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब W की वैल्यू हमारे पास क्या है, 42 है, 42 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 8.8। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट इसको। तो ये हमारे पास आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 8.8, 42 डिवाइडेड बाई 8.8 जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब देख सकते हैं, तो ये हमारे पास आ रहा है 4.77 का मतलब है कि ये 4.8 लिखा जा सकता है। इसको राउंड ऑफ करेंगे ना, 7 को हटा के 8 कर देंगे, तो ये हमारे पास 4.8 kg बन जाएगा। और हम जानते हैं कि मास वो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, जब तक ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा उसका मास चेंज नहीं होता। तो यहाँ तो मास हमारे पास आ जाएगा 4.8 kg, जो हमने फाइंड करना था मार्स पे, वो तो सेम रहेगा। अब हम फाइंड करते हैं इसका वेट। वेट का फार्मूला हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, एम जी, एम हमारे पास आ जाएगा 4.8 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू 3.8। तो 4.8 जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आया हुआ है, ठीक है, मैं 4.8 ही लिख लेता हूँ, 4.8 मल्टीप्लाई बाय 3.8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 18.24 18.24। अगर हम राउंड ऑफ करें तो 4 को राउंड ऑफ करें या 2 को तो हटा देंगे हम, तो ये आ जाएगा 18 न्यूटन, ठीक है, अगर राउंड ऑफ करें तो। अब ये दोनों आंसर आपने चेक करने हैं। मार्स का जो मास है वो कितना है एंड द वेट ऑफ द मार्स इज़, तो यहाँ पे ऑप्शन देखें, मार्स का जो मास है वो 4.8 ये दोनों ऑप्शन ठीक हैं। अब देखते हैं सामने, तो वेट कितना है, 18 न्यूटन, तो पहले वाला फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच सिचुएशन डज ऑब्जेक्ट एक्स हैव आ ग्रेटर मास, किस सिचुएशन के अंदर ऑब्जेक्ट एक्स का जो मास होगा वो ज़्यादा होगा देन ऑब्जेक्ट वाई, वाई से। दो ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं, एक्स और वाई, दो ऑब्जेक्ट का कहा जा रहा है, और बोलते हैं कि किस सिचुएशन में एक्स ऑब्जेक्ट का मास क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑब्जेक्ट एक्स इज़ a लार्जर ग्रेविटेशनल फील्ड, तो मार्स का ग्रेविटेशनल फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं होता, तो ये यहीं से गलत हो गई स्टेटमेंट, ठीक है। बी है, ऑब्जेक्ट एक्स शोज अ ग्रेटर रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन, भाई जब मोशन को चेंज किया जाता है एक्स में तो वो क्या करता है, ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करता है। यानी इसका मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि एक्स का जो इनर्शिया है वो ज़्यादा है देन ऑब्जेक्ट वाई, वाई से, एंड बोथ एक्सपीरियंस द सेम रिजल्टेंट फोर्स, और दोनों सेम रिजल्टेंट जब फोर्स लगती है तो एक्स क्या करता है, ज़्यादा चेंज शो करता है। स्टूडेंट, एक चीज़ हमारे पास प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं, ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या प्रॉपर्टी होती है, इनर्शिया इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द मास ड्यू टू विच दे रेजिस्ट द चेंज अगेंस्ट द चेंज, ठीक है, अगेंस्ट द चेंज विच प्रोड्यूस इन इट। जो चेंज किसी ऑब्जेक्ट में आप लाते हैं, उसकी मोशन में, उसकी स्टेट में कोई चेंज लाते हैं, और वो ऑब्जेक्ट उसको क्या करता है, रेजिस्ट करता है। ये जो रेजिस्ट करने की उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, ये क्या कहलाती है, इनर्शिया कहलाती है। अब ये जो इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी होती है ये मास पे डिपेंड करती है। अगर मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल एक ट्रक है, उसका ब्रेक फेल हो गया,
तो उसको स्टॉप करना एक साइकिल के मुकाबले में मुश्किल है कि इवन बोथ आर मूविंग विद द सेम स्पीड, कि दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे थे जब उनकी ब्रेक फेल हो गई, लेकिन ट्रक को रोकना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू साइकिल, बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल, क्योंकि उसका मास कम है और ट्रक का मास ज़्यादा है, तो उसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए हमें, ठीक है। तो ये इनर्शिया होता है। तो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। हमारे पास आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 कहते हैं विच ग्राफ रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड से एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और कौन सा ग्राफ है उसकी मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और द ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के पैरेलल मतलब ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट पोजिशन। अगर बी में देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास है कर्व बन रही है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर अगर आपको पता हो कि जब कर्व बन जाती है तो वहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहती, क्योंकि जो लाइन है वो यहाँ पे जो लाइन है ये ग्रेडियंट शो कर रहा है किसको, स्पीड या वेलोसिटी को। अब यही हमारे पास कांस्टेंट, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है चूँकि, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म की बात नहीं हो सकती। ऐसा ही यहाँ पर भी, यहाँ भी कर्व बन रही है, ठीक है, लिहाजा भी ये भी यूनिफॉर्म है। लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है, और पैरेलल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास स्टीपर है, यानी इसका यहाँ हमारे पास स्टीपर बन रही है बिल्कुल पैरेलल, या ना तो टाइम एक्सेस के, ना तो डिस्टेंस एक्सेस के, ना टाइम एक्सेस के पैरेलल है। लिहाजा यहाँ पे जो स्पीड होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। यहाँ स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। आपने इसकी पहचान करनी। अगर ग्राफ ऐसे भी बना होता, ये अगर लाइन यूँ बनी होती तब भी कांस्टेंट, अगर यहाँ से यूँ बना होता तो तब भी कांस्टेंट। ये हमारे पास कंडीशन आती है। नंबर 1 इसको मैं कह देता हूँ, ये नंबर 2 हमारे पास आ जाएगा, ये तीसरा जो डाउनवर्ड आ रहा है ये तीसरा, ये तीनों कंडीशन हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म की हैं, यूनिफॉर्म स्पीड जब डिस्टेंस टाइम के दरमियान ग्राफ हो तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, द डायग्राम शो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर 4 ऑब्जेक्ट्स, 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। द ग्राफ रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन इंक्रीजिंग स्पीड। विच ग्राफ रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट, कौन सा ग्राफ क्या करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन इंक्रीजिंग स्पीड, इंक्रीजिंग स्पीड के साथ, ठीक है, स्पीड क्या हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो। तो अब ये हमारे पास सारे के सारे अगर आप देखें, डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम, और ये भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। यहाँ देखें तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है, यहाँ ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यहाँ ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है पहले तो बढ़ रही है लेकिन मुसलसल कम होते जा रही है, क्योंकि जो ग्राफ है वो किसकी जानिब, टाइम एक्सिस की जानिब मुड़ता नज़र आ रहा है। ये देखो टाइम एक्सिस की जानिब मुड़ता नज़र आ रहा है। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ ग्रेजुअली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये देखें अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, एक्सपोनेंशियली ये इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो ये हमारे पास है जिसमें स्पीड क्या हो रही होगी, इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ वेट 6.4 न्यूटन ऑन अर्थ वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 10 न्यूटन। ऑब्जेक्ट जो है ग्रेविटेशनल किस पर पाया जा रहा है, अर्थ की सरफेस पर, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है, 10 है, और उसका वेट कितना है, 6.4 है। विच रो स्टेट्स द मास एंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून। कौन सी रो जो होती है वो स्टेट करती है मास और वेट को ऑब्जेक्ट के ऑन द मून, मून पर, वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज़ 1.6, जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, 1.6 न्यूटन पर केजी है। अब पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसका मास निकाल लेते हैं। पहले जो अर्थ वाली जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, तो अर्थ वाली जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, मास तो गिवन नहीं है, उसका वेट गिवन है। तो वेट को पहले हम लिख लेते हैं, कितना वेट है हमारे पास, 6.4 न्यूटन है, तो ये हमारे पास आ जाएगा वेट 6.4 न्यूटन। और इसका ग्रेविटेशनल जो स्ट्रेंथ है वो जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 है। तो यहाँ से अगर हम मास निकालेंगे तो ये आ जाएगा W डिवाइडेड बाय जी। W की वैल्यू हमारे पास 6.4 है डिवाइडेड बाय 10 है, तो हाँ ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.64 kg, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू ज़मीन की सरफेस पर, ज़मीन की सरफेस पर उसका मास। अब मास वो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की कि जो चेंज नहीं होती, चाहे मून पर हो, मार्स पर हो, वेनस पर हो, किसी पर भी चला जाए उसका मास चेंज नहीं होगा। अब जो हमारे पास जहाँ पे सेकंड जो प्लेनेट है हमारे पास मून, उस पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, 1.6 है। अब उस पर क्या निकाल लेते हैं हम लोग, मास वेट निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास mg, m हमारे पास कितना है, 0.64 है।
जी की वैल्यू कितनी है 1.6 है, तो यहाँ पर हमें कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास क्या है 0.64 मल्टीप्लाई बाय 1.6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.024। तो ये हमारे पास है 1.024। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें स्टूडेंट, ठीक है, 1 डेसिमल में या 1 डेसिमल प्लेस के अंदर, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे अगर वेट वाले आंसर देखें सारे 1 डेसिमल प्लेस के अंदर हैं, तो वेट को हम 1 डेसिमल प्लेस के अंदर अगर हम कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास 4<5, 2 इज़ आल्सो <5 एंड देन 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.0 न्यूटन। 1.0 न्यूटन इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, ए में अगर आप देखें तो 0.64 और 1, तो ये हमारे पास ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहते हैं द ग्राफ शो हाउ द स्पीड ऑफ अ कार वेरीज विद टाइम एट द स्टार्ट ऑफ अ जर्नी। द ग्राफ शोज हाउ द स्पीड ऑफ अ कार। अच्छा, ये स्पीड हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है। अच्छा, इसके जो आंसर यहाँ नीचे 4 हैं, इनको पहचानना इस क्वेश्चन को, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप इसमें बहुत जल्दी क्या करेंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर इसने क्या कर दिया, ये नहीं पूछा कि कांस्टेंट है या वेरी कर रहा है या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का, इसने नहीं पूछा। इसने बोला कि ये वाला ग्राफ किस नीचे ग्राफ की मोशन को मैच कर रहा है। अब यहाँ पे ग्राफ है स्पीड टाइम ग्राफ और यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ हैं सारे चारों, ठीक है। तो किसको साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो पहले आप इसको ज़रा देख लें, तो इसमें से आप क्या क्या पढ़ सकते हैं। 4 सेकंड तक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसकी स्पीड जो मैक्सिमम जाती है वो 6 तक जाती है। इस दौरान जो उसने डिस्टेंस कवर किया होगा वो 12 मीटर किया होगा, क्योंकि एरिया अंडर द ग्राफ मैंने निकाला जब, तो क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 मीटर। अब स्टूडेंट वो वाला टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ जिसके अंदर जो डिस्टेंस होगा वो 12 होगा 4 सेकंड के अंदर, तो वो वाला ग्राफ क्या करेगा, इसकी मोशन को क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ अ कार ओवर द सेम टाइम पीरियड। अब ये हमारे पास आ जाए, देखें यहाँ पर, अगर इसमें देखें आप, यहाँ देखें कि स्पीड क्या हो रही है, स्पीड टाइम ग्राफ में देखें, स्पीड टाइम ग्राफ में स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है। ये बात भी आपने याद रखनी है। यहाँ आप ए में देखें, ए में जो अगर हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, 12 है, यानी 12 मीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा कितने के दौरान, 4 के दौरान, क्योंकि अगर मैच करें आप यहाँ पे तो ये वाला पॉइंट मैच कर रहा है। दूसरा ग्राफ देखें कि ये डिस्टेंस वाले टाइम में ग्रेजुअली डिस्टेंस वाले उसमें एक्सिस के क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर की जानिब जा रहा है। इसका मतलब है कि स्पीड इसकी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम स्लोप इसका इंक्रीज होता जा रहा है ना, स्लोप ऊपर की जानिब स्टीपर होता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन क्या है हमारा, ठीक है। अब बी वाला सही क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ तो 12 आ रहा है, लेकिन ये ग्रेजुअली क्या हो रहा है, ये देखें यहाँ से कर्व मोड़कर ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट की जानिब जा रहा है। तो ये हमारे पास ये हो, इंक्रीजिंग वाला हमने ढूंढना था कि इंक्रीजिंग जहाँ पर हो, तो ये वाला मैच नहीं कर रहा। अच्छा, ये वाले दो ग्राफ मैच क्यों नहीं कर रहे, क्यों गलत हैं, उसकी आसान सी वजह क्या है, डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, 6 का, कितने टाइम के अंदर, 4 के अंदर। यहाँ भी सेम 6 कवर हो रहा है कितने टाइम के अंदर, 4, तो ये दोनों क्या हो गए, गलत। ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 है विच स्टेटमेंट अबाउट मास एंड वेट इज करेक्ट। बहुत आसान से अभी हमने सॉल्व किया था। वेट इज कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड एक्टिंग ऑन मास। बाकी ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ इस चीज़ का। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है 4 balls विद डिफरेंट masses आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट शोन, एयर रेजिस्टेंस में बी इग्नोर्ड, विच बॉल हैज़ द स्मॉलेस्ट एवरेज स्पीड। ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट है उसकी जो सबसे कम से कम जो होगी एवरेज स्पीड होगी, ठीक है। तो यानी जिसकी स्पीड क्या होगी, कम से कम होगी, जिसके अंदर वेरिएशन कम से कम आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट हैं ए बी सी डी, ठीक है। अब मुझे बताएं कि इस ऑब्जेक्ट को कितना डिस्टेंस कवर करने का मौका मिल रहा है। इसका वेट हमारे पास क्या है, 4 है। सो एक मिनट, इसका वेट हमारे पास 4 kg है, इसका 3 kg, 2 kg, 1 kg। अब 4 kg वाले ये डिस्टेंस हमारे पास जो वेट है, सॉरी मास जो है वो तो डिक्रीज़ होता जा रहा है,
लेकिन यहाँ पे आप डिस्टेंस को देखेंगे, जब डाउनवर्ड आएगा तो जब वो मूव करेगा, स्पीड जब ज़ीरो से स्टार्ट करेगा तो उसको मौका कितना मिलेगा कि अपनी स्पीड को वेरी करे वो। तो ये तो वो 1 मीटर का सबसे कम डिस्टेंस इसका है, लिहाजा सबसे जो कम एवरेज स्पीड होगी वो इसी ऑब्जेक्ट की होगी। इस स्पीड, इसकी जो स्पीड होगी, यहाँ ज़ीरो से स्टार्ट करेगा, फिर 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, इस तरह इंक्रीज़ होते होते। एक्चुअल में अगर ये अर्थ सरफेस पर अगर ड्रॉप करे, यहाँ पे अर्थ का हमें बोला हुआ नहीं है, वैसे प्लेनेट पर डिपेंड करता है कि 1 सेकंड में कितना बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर अर्थ है तो 9.8, 0 से 9.8, फिर 16.9, इस तरह बढ़ता जाएगा ये, ठीक है। और फिर ज़्यादा इसको यहाँ तक आते हुए इसकी मैक्सिमम स्पीड ज़्यादा होती जाएगी एज़ कम्पेयर टू ए के। तो जब उसका हम एवरेज निकालेंगे ना, ज़ीरो और मैक्सिमम के दरमियान, उसको प्लस करके 2 से डिवाइड कर लेंगे हम, तो एवरेज क्या आएगा, एज़ कम्पेयर टू ए के ज़्यादा आएगा। सिमिलर कंडीशन सी के लिए है और सिमिलर कंडीशन डी के लिए। तो ये हमारे पास एवरेज क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रही है स्पीड, तो सबसे कम केस किस ए के अंदर आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 में हमारे पास 4 ग्राफ हैं। अब ये कहते हैं कि अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है थ्रू द रेजिस्टेंस, थ्रू द एयर, एयर के थ्रू, यहाँ यानी एयर मौजूद है। एयर रेजिस्टेंस एक्ट्स ऑन द बॉल, एयर रेजिस्टेंस बॉल पर एक्ट भी करती है। विच ग्राफ शोज हाउ इट्स स्पीड वेरीज विद टाइम, कौन सा ग्राफ शो कर रहा है कि जो स्पीड है वो वेरी करती है टाइम के साथ। अब ये हमारे पास 4 ग्राफ हमारे पास गिवन है, ए बी सी डी। तो स्पीड टाइम ग्राफ, यहाँ भी स्पीड टाइम ग्राफ है, यहाँ भी स्पीड टाइम ग्राफ है और यहाँ भी स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें एयर रेजिस्टेंस जब एक्ट कर रही है तो अब उसकी जो स्पीड होगी वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होगी, वो एक्सपोनेंशियली होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जैसे ऊपर की जानिब जाएगा तो उसके अंदर जो डिक्रीज़ है वो एक्सपोनेंशियली आएगा। फिर जाके सबसे जो टॉप पर रुक जाएगा, जब इसको यहाँ से फॉर एग्जांपल फेंका है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो टॉप पर जब पहुँच इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़ीरो, ठीक है। तो ये जो इंक्रीज़ आ रहा है उसकी स्पीड के अंदर, सॉरी इंक्रीज़ नहीं आ रहा बल्कि डिक्रीज़ आ रहा है ऊपर जाते हुए, क्योंकि डाउनवर्ड लग रही है ना, वेट उसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से ग्रेजुअली क्या आएगा, डिक्रीज़ आएगा। और दूसरी वजह यह है कि एयर रेजिस्टेंस भी एक्ट कर रही है, तो एयर रेजिस्टेंस को मज़ीद रोक रही होगी, ठीक है। तो पहले उसको ज़्यादा रोका होगा, फिर कम रोकती जाएगी, ठीक है, स्टीपर होता जाएगा। फिर ऊपर से आते हुए क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस क्या होगी, कम एक्ट कर रही होगी, फिर उस पर ज़्यादा एक्ट करने लग जाएगा और स्पीड बढ़ती जाएगी उसकी, ठीक है। अब यहाँ देखें, ये पॉसिबल इसलिए नहीं है बेटा कि यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है, इस वजह से लीनियर चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अगर इसको आप देखें तो ये कह रहे हैं कि ग्राफ ये बता रहा है हमें कि यहाँ पर पहले क्या है, स्पीड ज़्यादा, फिर इसके अंदर यूँ डिक्रीज़ आएगा और फिर यूँ होकर क्या होगा, इनके डिक्रीज़ की तरफ जा रहा है। यानी ये जैसे इंक्रीज़ होते पहले इंक्रीज़ होता जा रहा है, फिर डिक्रीज़ होता जाएगा, गलत, डिक्रीज़ की तरफ नहीं जाएगा, इंक्रीज़ ही की तरफ जाएगा। इस ग्राफ को फिर यूँ ऊपर की जाना चाहिए था आगे से, ठीक है। और दूसरी बात ये कि यहाँ से भी यूँ होना चाहिए था इसको। सी के अंदर अगर आप देखें तो सी के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, ये भी क्या है, गलत है, ठीक है। डी वाला क्या है हमारे पास, क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आगे की जानिब स्टीपर हो जाएगा, ये एयर रेजिस्टेंस की वजह से, एयर रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी ना, तो एयर रेजिस्टेंस बढ़ने से उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। एयर रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, एयर रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी बल्कि। तो ये हमारे पास ग्राफ, ये वाला ग्राफ क्या है, करेक्ट है, डी वाला। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में कहते हैं व्हाट इज़ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मीनिंग ऑफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द ऑब्जेक्ट, ये तो वॉल्यूम की डेफिनेशन है। द फोर्स दैट ग्रेविटी एग्जर्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, force of the gravity exert on the object is called weight, not mass. The resistance of the body to change its motion, the resistance of the object to change its motion, and this is this property is called inertia, ठीक है। और हम जानते हैं कि इनर्शिया और मास एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और इनर्शिया डिपेंड ही मास पे करता है, जितना मास ज़्यादा होगा इतना ही इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 29 है। A cyclist ride 300 मीटर up a slope in 50 सेकेंड, एक स्लोप पर यानी ऊपर की जानिब क्या करता है, मूव करता है स्लोप पर ऊपर की जानिब, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है स्लोप का, 300 मीटर का। ये 300 मीटर का डिस्टेंस कवर करके ये ऊपर की जानिब जाता है, कितने टाइम के अंदर, 50 सेकेंड के अंदर ऊपर जाते हुए। फिर वापस नीचे आते हुए ये कितना टाइम लगाता है, 25 सेकेंड लगाता है, सेम जो राइड है उसको वहाँ से वहाँ तक पहुँचते हुए।
अब यह पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज़ द हर एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी, पूरी कंप्लीट जर्नी के लिए एवरेज स्पीड क्या होगी। तो स्टूडेंट आपने एवरेज स्पीड आप जानते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 300 जाने का, 300 वापस आने का, ठीक है। तो 300 + 300 एवरेज स्पीड का फार्मूला हमारे पास टोटल डिस्टेंस। अब टोटल टाइम, अब ऊपर जाते हुए 50 सेकंड, वापस नीचे आते हुए 25 सेकंड, 25 सेकंड लगे हैं। तो 25 + 50 तो 75, 600 डिवाइड बाय 75 जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 8, और 8 हमारे पास है क्या, ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एन ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, एक ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे मौजूद है। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट क्या है, वेट, ऑब्जेक्ट के वेट को डिस्क्राइब करती है। द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल दैट द ऑब्जेक्ट कंटेंस, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, क्वांटिटी मटेरियल की क्वांटिटी का ऑब्जेक्ट जो कंटेन करता है। द क्वांटिटी ऑफ स्पेस, गलत, पहले वाला भी गलत है। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ये वेट की बात कर रहा है, वेट का बेस्ट डिस्क्रिप्शन है। और जो बी वाला है क्वांटिटी ऑफ द, सॉरी बी ए वाला, द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल, वो एक्चुअल में मास की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो सी वाले में अगर आप देखें तो द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है, वेट है, ठीक है। ये एमसीक्यूज नंबर 30 तक स्टूडेंट आज हमने सॉल्व किया है। इंशाल्लाह अगली क्लास में 30 से ऑनवर्ड हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास कुछ एमसीक्यूज आ रहे हैं, कितने, 59, 75, और ये हमारे पास हैं टोटल एमसीक्यूज हैं 85। तो 85 तक हमने सॉल्व किए, आज हमने किए हैं 30 तक। नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर इसको मैं कंप्लीट करूँगा मोशन के। आपने वीडियो अगर देखी है, मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। तो मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी कहना है देखने के लिए, ठीक है। इंशाल्लाह आपके पेपर में जो असेसमेंट वगैरह होते हैं तो इंशाल्लाह ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा आपको पेपर में हेल्प करेंगे। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और इससे आपको फ़ायदा मिला होगा। और बहुत थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।